श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस फिजिक्स की क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? इसमें हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके +1 और +2 के सिलेबस को बिलोंग करते हैं। वैसे तो पहले भी मैं आपको इसके बारे में की पॉइंट्स की फॉर्म में करवा चुका हूं, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। प्रैक्टिस का मतलब ही ये होता है कि जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है, जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, आपको जब एमसीक्यूज उसका देखें आप, तो आपको पता चले कि एग्जाम में इसे सॉल्व करना कैसे है। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास का हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। पढ़िएगा। व्हाट इज द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट सीपी ओवर सीबी फॉर अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशो ऑफ सीपी ओवर सीवी इज इक्वल टू 1.66 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ गैस। तीसरा देखिएगा। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट रेशो सीपी ओवर सीवी फॉर अ ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। यानी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए हैं सीपी और सीवी के बारे में। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल पूछ सकते हैं, ट्राइएटॉमिक के बारे में पूछ सकते हैं, मोनोटॉमिक के बारे में पूछ सकते हैं। तो पहले तो मैं एक हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दूं। जब भी रेशो पूछी जाए सीपी ओवर सीवी, तो नंबर वन आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं भी आपको आंसर बताऊंगा। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट फॉर अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.40। व्हाट इज द रेशो ऑफ सीपी ओवर सीबी, जो 1.6 लिखा है इन्होंने, ये किस टाइप के गैस के लिए, डायटोमिक के लिए, मोनोटोमिक के लिए। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट रेशो सीपी ओवर सीबी फॉर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इट्स राइट आंसर इज 1.33। नंबर वन आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। नंबर दूसरा, आपको ये वाली वैल्यू भी याद रखनी है, 5/3, 8/6। ये वाली भी याद रखनी है, 1.66, 1.40। क्योंकि एग्जामिनर हमें नहीं पता किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर ने 1.66 करके भी क्वेश्चन पूछा है, 5/3 करके भी क्वेश्चन पूछा है। नंबर वन तरीका है डायरेक्ट याद करो। नंबर दूसरा तरीका, इसका फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू 1+2/f। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ सीपी ओवर सीवी। व्हाट इज एफ? एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इट इज 3। फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इट इज 5। फॉर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इट इज 6। 3, 5, 6। तो कैसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप कैपेबल हैं करने के लिए। जैसे हम बात करेंगे फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, वी नो दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इट इज 5। तो व्हाट इज आवर फार्मूला? 1+2/f, दैट इज 1+2/5, दैट इज 7/5 भाई। दैट इज 7/5, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1.40 के। कैलकुलेट करके देख लो। चलो मैं इसका करता हूँ, किस चीज के लिए हमने लिखा था, मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। तो 1+2/3, इट इज इक्वल टू 5/3। इट इज इक्वल टू 5/3, दैट इज 1.66, और इट इज ऑल्सो नोन एज 5/3। तो याद रखना, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप हर तरीके से कैपेबल होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हर तरीके से कैपेबल होने चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीन क्वेश्चन एक साथ मैंने आपको करवा दिए। यहां से एग्जामिनर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेपरेटली पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल, दैट इज 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, दैट इज 5। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल, दैट इज 6। आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला वी यूज टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट, दैट इज सीपी ओवर सीवी। तो 1+2/f। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की सीपी ओवर सीवी कितनी है। तो आप इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कितने, कितने, 7/5, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं 1.40 के। तो एग्जामिनर 5/3 लिख सकता है, वो 1.66 लिख सकता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। निकले कहाँ से, मैंने आपको बता दिया भाई। बड़े ध्यान से जो है
याद करना है इनको। तो 3 क्वेश्चन एक साथ हमने कर दिए फॉर मोनो, डाया एंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इट इज इक्वल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और adiabatic इंडेक्स। क्या बोला है? अंडर आइसोथर्मल कंडीशन आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस इट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर विल बी द राइट आंसर। याद रखना बल्क मॉडुलस से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। बल्क मॉडुलस और इसके साथ साथ एक आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाय ईटा, डिनोटेड बाय के। इनका आपसे यूनिट पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी यूनिट है पास्कल, इनकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनका डायमेंशनल फार्मूला भी पता होना चाहिए। एम एल इनवर्स टी माइनस दो, दोनों के लिए भाई। बल्क मॉडुलस पूछ ले चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछ ले, आपकी यूनिट होगी पास्कल, आपका यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है ना, ये दोनों अलग अलग है भाई, ये डिवाइड में नहीं है, अलग अलग है। पास्कल और न्यूटन मीटर माइनस दो एक ही बराबर है। डायमेंशनल फार्मूला एम एल इनवर्स टी माइनस दो। भाई याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट आइडियल गैस लॉ? आइडियल गैस लॉ पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी, कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव एन आइडियल गैस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि रियल गैस किस कंडीशन में इसे फॉलो करती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। अंडर विच टाइप ऑफ कंडीशन? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। याद रखना, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ? इट इज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। भाई याद रखना, अंडर व्हाट कंडीशन? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आगे मैं आपको लेकर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज द फंडामेंटल कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि के डिनोट व्हाट। वैसे तो आप जानते हैं फिजिक्स में के की बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरीके से पूछा गया था कि के किसको बिलोंग करता है। तो याद रखना, जब भी ऐसे अकेला क्वेश्चन है तो के को हमेशा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही मानना है। के को हमेशा क्या मानना है? के को हमेशा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मानना है। के रिप्रेजेंट व्हाट? के रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बार बार पूछी गया था ये क्वेश्चन भी कि के क्या रिप्रेजेंट करता है भाई। अब वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं के को, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे कैपिटल जी क्या डिनोट करता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल एच क्या डिनोट करता है? प्लैंक कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैपिटल जी आप अच्छे से जानते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना। भले ही और वैल्यू भी ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट मानते हैं। एच को क्या माना जाता है? हमेशा प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा गया था के रिप्रेजेंट व्हाट, तो याद रखना दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी हमसे यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होता है? तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी में। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक थ्योरी में। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था? के रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपको पता होना चाहिए। के की यूनिट क्या होती है ये भी पूछा गया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस बोल्ट्जमैन के? इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन बच्चों। क्या यूनिट होती है? जूल पर केल्विन। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना बन गया? एम एल इनवर्स एम एल माइनस दो, माफी चाहूंगा, एम एल स्क्र टी माइनस दो, एम एल माइनस दो और के की पावर माइनस वन। एम एल स्क्र टी माइनस दो और के की पावर माइनस वन। तो ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है। क्वेश्चन 3 थे, लेकिन मैंने कम से कम 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आपको करवाए, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि जितना आप सोच नहीं सकते भाई। इसलिए मैंने आपको कहा पहले भी, जो ये क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, और इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट लिया है 9 है या 8 है प्रैक्टिस सेट? ये 9 है। और इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है
ये सारे प्लस 1 प्लस 2 के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर पढ़ना। एक बार मैं फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, बल्क मॉडुलस के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पास्कल यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर माइनस 2 यूनिट होती है एम एल इनवर्स टी माइनस 2। दूसरा क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन आपके टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बार-बार रिपीटेडली पूछा गया है कि रियल गैस ओबे आइडियल गैस अंडर व्हाट कंडीशन में? किन कंडीशन में रियल गैस ओबे करती है आइडियल गैस को? तो याद रखना एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में कि के रिप्रेजेंट व्हाट, फिजिक्स में के किसे रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, जिसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। और वैल्यू भी याद कर लीजिए क्योंकि हमें वैल्यू भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। 1.38 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन विल बी राइट आंसर। 138 याद रखना, 1.38 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की नोटेशन क्या है, स्मॉल के है, यूनिट जूल पर केल्विन, ml स्क्वायर t माइनस 2 केल्विन इनवर्स ये है। कहने को ये 6 क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम अभी तक हम 12 से 15 क्वेश्चन जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनका ध्यान रखना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा सकता है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना। बॉयल्स लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसैक्स लॉ, तीन लॉ है भाई, तीन क्वेश्चन मैंने इसके बनाए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये तो बहुत आसान है। चलो भाई पहला पढ़ लेते हैं, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, तो हमारा जो प्रेशर है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। Boyle's law state that at constant temperature pressure is directly proportional to volume, जी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो फिजिक्स वाले पोर्शन या केमिस्ट्री वाले किसी एक पोर्शन में क्वेश्चन पक्का आ जाता है, बॉयल्स लॉ का आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, चार्ल्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ जो है कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमारा बनता है, ये हमारा चार्ल्स लॉ। प्रेशर एंड टेम्परेचर जी नहीं, वो तो कांस्टेंट होता है प्रेशर, तो प्रेशर वाला तो काटो, बचा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गे लुसेक्स लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा क्या बचता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो बच्चों, अगर इनको याद करने में कंफ्यूजन आता है ना, एक शॉर्टकट देता हूँ इनको याद करने का। आपने हमेशा लिखना, जब भी कोई लॉ आया पीवीटी लिख देना है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। मान लो चार्ल्स लॉ उन्होंने पूछ लिया हमसे, अब हम कंफ्यूज हो गए कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है सुनना मेरी बात ध्यान से। तो सब पीवीटी, पीवीटी। एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक ही लॉ है जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो है सबसे पहला लॉ, और वो लॉ कौन है, बॉयल्स लॉ, बस। और देखो बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर कांस्टेंट, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस काम हो गया। ऐसे लिखना पीवीटी, सबसे पहले बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक ही लॉ है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा चार्ल्स लॉ के लिए ये कांस्टेंट, ये दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरे के लिए ये कांस्टेंट, ये दो अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरीके से जब आप इन्हें याद रखेंगे तो आप एग्जाम में भी कंफ्यूजन से भाई बच पाएंगे। तो ये थे आपके बॉयल्स लॉ, ये था आपका चार्ल्स लॉ, और ये था आपका गेलुसेक्स लॉ। चलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बॉयल्स लॉ नहीं, चार्ल्स लॉ नहीं, क्या एवोगैड्रो लॉ? जी हाँ, एवोगैड्रो लॉ नहीं तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एवोगैड्रो लॉ से एग्जाम में एवोगैड्रो नंबर भी पूछा जा सकता है, जो किसके बराबर होता है, 6.022 into 10 raised to the power 23
मॉलिक्यूल, ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ-साथ आपको 1 मोल का भी पता होना चाहिए, है तो यही नंबर, लेकिन लीटर में 22.4 लीटर विल बी द राइट आंसर। हर एक चीज़ का आपको बारीकी के साथ पता होना चाहिए। ये जो लास्ट के 2 मेरे प्रैक्टिस सेट हैं, ये प्लस 1, प्लस 2 को बिलॉन्ग कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आप ऐसा समझ लो 10 से 10 कर कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से इन्हें देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Which law state that the equal volume of gas contain equal number of molecule? It is known as our Avogadro law. अब Avogadro number is 6.02 to 10 raised to the 23 molecule. That is also known as the 1 mole. But in a liter, it is 22.4 liter. ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एसएचएम की मैं बात कर रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन जहां पे टू फ्लो मोशन होती है लेकिन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सिंपल सा मतलब या तो ऐसा भी समझ लो आप ना इक्वल डिस्टेंस नहीं मैं भी जाऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन बस इतना याद रखना लेकिन वो इस मोशन को एक इंटरवल के बाद जो है रिपीट करती है बस ये याद रखना ठीक है तो क्या है डिस्प्लेसमेंट में रहा सीधा मैं आंसर को ऊपर लेकर चलूंगा y दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी व्हाट इज ओमेगा ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी इसके साथ साथ आपको दो चार चीजों का और पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज ओमेगा 2 पाई ओवर टी इट इज आल्सो रिटन एज 2 पाई एफ इट इज आल्सो रिटन एज 2 पाई न्यू व्हाट इज 1 ओवर टी 1 ओवर टी इज नोन एज अवर फ्रीक्वेंसी याद रखना ये सारी चीजें आपके टैट एग्जाम में पूछी गई हैं भाई इसके बाद एक्सेलरेशन पूछी गई है आपने एक्सेलरेशन हमेशा देखा होगा वेलोसिटी ओवर टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आपकी जो एक्सेलरेशन होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ये रिलेशन याद रखना ये बहुत बार आपके टेट एग्जाम में पूछा गया बहुत ज्यादा बार मैं बात कर रहा हूँ एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए दैट इज ए साइन ओमेगा टी व्हाट इज ओमेगा ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी आल्सो रिटन एज 2 पाई एफ आल्सो रिटन एज 2 पाई न्यू वेयर न्यू इज 1 ओवर टाइम आपको पता होना चाहिए भाई इसके बाद टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी के बराबर होता है ये मैंने कल की प्रैक्टिस सेट में भी एक्सप्लेन किया था बस ये आपको रिकॉल करवा रहा हूँ याद होना चाहिए इसके साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी ना जाने कितनी बार एग्जामिनर ने पूछ ली है उसने पोटेंशियल एनर्जी ना जाने कितनी बार पूछ लिया तो इसका रिलेशन याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हाट इज ए हियर ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है और व्हाट इज एक्स एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी हमारे और पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बार फिर से क्या कहा मैंने द डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी ओमेगा के मैंने दो चार फार्मूला आपको दिए न्यू का फार्मूला मैंने आपको दिया एक्सलेशन मैंने कहा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होती है याद रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी होता है और मैंने कहा भी अगर इफ दिस जी अप्रोचेस टू जी फॉर एग्जांपल पेंडुलम जो है हमारा पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है वो मान लो स्पेस में है पेंडुलम हमारा एट द सेंटर ऑफ अर्थ में है तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई दिस बिलोंग टू जीरो अगर ये जीरो है तो टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि वो जो पेंडुलम है हमारा वो कभी स्विंग ही नहीं करेगा इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा यानी कि आप कह सकते हैं वो रेस्ट में भी है या वो स्विंग ही नहीं करेगा आगे चलो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी फॉर एसएचएम की मैं बात कर रहा हूँ एसएचएम की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन फॉर्मूला को याद रखना ये आपके एग्जाम में काफी बार जो है बच्चों पूछे जा चुके हैं बहुत बार पूछे जा चुके हैं इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एट विच पोजीशन इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एसएचएम इज मैक्सिमम हमसे पूछा है कि किस पोजीशन पर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज मैक्सिमम होगी आओ मैं आपको बताता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन आते ही हैं और यही आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई तो बड़े ध्यान से देखो सिंपल हार्मोनिक अगर मैं एक पेंडुलम की बात करूं तो ये होती है इसकी मेन पोजीशन ये होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन
ठीक है, ये होती है मीन पोजीशन, ये है इसकी मीन पोजीशन, और ये इस तरफ और इस तरफ इसकी है एक्सट्रीम पोजीशन। नंबर वन तो हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया इसके लिए, कितना, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी। जहां पे एक ही केस आपके एग्जाम में बनता है कि अगर इफ दिस जी इज अप्रोचेस टू जीरो, वो पूछता नहीं है कि जी अप्रोचेस टू जीरो, वो कहता है कि पेंडुलम सेंटर ऑफ अर्थ में है या पेंडुलम स्पेस में है। जहां पे जी जीरो होते हो आपको सोचना पड़ेगा, उस केस में टाइम पीरियड इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये स्विंग ही नहीं करेगा भाई, तो ये रेस्ट में होगा, नंबर वन। नंबर दूसरा, एट विच पोजीशन इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी वो होगी हमेशा मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, मीन पोजीशन के ऊपर। याद रखना, वेलोसिटी जीरो और मिनिमम कब होगी, एक्सट्रीम भाई। क्यों, अब ये देखो पेंडुलम है, ऐसे स्विंग किया, तब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो होगी, तभी तो उसका वापस आया। जैसे ही बीच मीन पोजीशन में आया तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी, तभी तो ऊपर जा रहा है, फिर घटती 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 यहाँ पर पूरी घट गई, अब वापिस आया, यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर घटते 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 यहाँ पे फिर से जीरो हो गई। तो क्या बात की मैंने, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो यानी कि मिनिमम होती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमसे पूछा है। इन विच पोजीशन इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज मैक्सिमम, भाई मीन पोजीशन पे। कहां पे, मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी का केस तो मैंने कर दिया, अब इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी पूछी जाती है, सुनना ध्यान से। आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है, तो मैक्सिमम होती है बच्चों मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। और मिनिमम या एग्जामिनर पूछ सकते हैं जीरो, वो कहाँ पे होती है, वो एक्सट्रीम पे होती है। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है कहाँ पे, भाई जब वो मीन पोजीशन पे होता है, इसका उल्टा चलता है, याद रखना। मीन पोजीशन पे इसका उल्टा होता है। काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन के ऊपर जीरो होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये सारे केसेस आपको इस एक क्वेश्चन से मैंने बना कर दिए। हम नहीं कह सकते एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन बना के दे देगा, तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। और अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ लें, अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ ले, और ध्यान रखना ये कोई भी चीज पीडीएफ में नहीं लिखी गई है, ये सारी चीजें यहीं पे लिखवा रहा हूं, तभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ आपके प्रैक्टिस सेट 8 को भाई। ध्यान से पढ़ना इन दोनों को, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करवाई गई है यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी, आप देखो ये पेंडुलम यहाँ पे गया वापस आ गया, अब वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट वाइब्रेशन में आप कह लीजिए, जब यहां से यहां तक ये स्विंग कर रहा है तो वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, देन एवरेज वेलोसिटी एक पेंडुलम की कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है। तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर, चलूंगा आगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एट द एक्सट्रीम पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, भाई अभी हमने पढ़ा दैट इज मिनिमम और जीरो होते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाई टाइम से आया करो, है ना, लाइव क्लासेस अटेंड करनी होती हैं तो अब इतना कंटेंट मैंने पीछे करवा दिया आपको, है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना जो भी लाइव क्लास में अभी आया। चलो क्वेश्चन के ऊपर 14 पे आ जाओ। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कंप्लीट वाइब्रेशन इज, अभी मैंने बोला कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जीरो विल बी अवर राइट आंसर। मैक्सिमम कब होती है ये भी बता दिया, मिनिमम कब होती है ये भी आपको आइडिया लग गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है वो आपको पता लग गया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है वो आपको पता लग गया। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम होती है आपको लग गया पता। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम होती है, एसएचएम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता लग गया। एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एसएचएम की एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी, बड़े ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। Is that clear? Option number C will be the right answer for question number 14. Now we move toward the question number 15. What is the average power dissipated in a pure inductor? एक प्योर इंडक्टर की एवरेज पावर कितनी होती है, जब एवरेज आ गया आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। माफी चाहूंगा,
आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। जब एवरेज पावर आई इंडक्टर की, इंडक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, सुनो भाई। व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर की एनर्जी आपसे पूछे तो ये हो जाती है 1/2 एल आई स्क्र। नंबर वन, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर? ये है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दैट इज हाफ एल आई स्क्र। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी? हाफ एल आई स्क्र। याद रखना ये है इंडक्टर। यूनिट क्या होती है इसकी? हेनरी। किसमें ना मापा जाता है इंडक्टर की इंडक्टेंस को? हेनरी में नापा जाता है। इंडक्टर जो है ये अलाउ करता है किसको? अलाउ करता है डीसी करंट को। जैसे कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी करंट को, वैसे इंडक्टर अलाउ करता है डीसी करंट को। डीसी करंट पास करने देता है, ये पता होना चाहिए। याद रखना ये जो इंडक्टर है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्लस वन प्लस टू से। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न के ऊपर। नंबर ऑफ टर्न के ऊपर, है ना? और कैसे? यानी कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के स्केयर के। ये आल्सो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ये आल्सो डिपेंड करता है परमिएबिलिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने हैं भाई, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। जो इंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, नंबर वन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल देन इंडक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसके इंडक्टेंस पे? अगर नंबर ऑफ टर्न कॉइल के चारों तरफ डबल हो जाएंगे तो वो एन स्क्वायर यानी 4 गुना उसका इंडक्टेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। बात कर रहे हैं इंडक्टर की। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इट इज जीरो। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपसे एक्सेल पूछा गया है भाई आपके एग्जाम में। एक्सेल, एक्सेल इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर एफ ना लिखे। एफ होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू भी लिख सकता है इसको, है ना? तो उसको ये भी लिख सकता है 2 पाई न्यू एल। तो ये मत फिर कंफ्यूज होना फार्मूला में कि सर हमने एफ पढ़ा है। आप अच्छे से जानते हैं व्हाट इज एफ, व्हाट इज न्यू। जरूरी नहीं वो न्यू लिखे, वो ये ऐसा लिख सकता है 2 पाई/टी, व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। व्हाट इज न्यू, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1/टाइम एल। तो वो ऐसे भी लिख सकता है। बस आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला फॉर्मूला लिखा जाता है 2 पाई एफ एल। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा प्योर इंडक्टर। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर वेयर एल इज द इंडक्टर। इंडक्टर की जो यूनिट्स होती है वो होती है हेनरी। याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एन स्क्वायर होता है। नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न को 3 गुना कर दे तो इंडक्टर चेंज हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना, 9 टाइम्स। द इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? एक्सएल 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस वाले करंट को अलाउ करता है? डीसी को अलाउ करता है, अपोजिट टू दैट ऑफ द कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर के बारे में भी अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप इंडक्टर के बारे में पढ़ लो। पहले आप इंडक्टर के बारे में पढ़ लो, ठीक है। और ये जो अभी हमने बात की कि भाई एनर्जी को स्टोर की इसने हाफ एल आई स्क्वायर में, किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? तो इट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एम एफ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये इस एनर्जी को स्टोर करता है। अब क्वेश्चन एक, तो लेकिन इससे आप देख लो कितने ज्यादा एमसीक्यूज बनेंगे। और ये सारे एमसीक्यूज आपके टेट एग्जाम में बार बार पूछे गए, बार बार पूछे गए। अगर मैं बात करूं अभी मैंने जितना आपको करवाई यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बना था, नंबर क्वेश्चन वन क्वेश्चन तो ये है भाई, ये पूछा गया है। नंबर दूसरा ये पूछा गया है। नंबर तीसरा ये पूछा गया है। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं, एक ये और एक ये पूछा गया है। लेकिन हमने साथ में ये भी डिस्कस कर लिया कि ये एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। इसकी यूनिट हेनरी होती है। ये डीसी को अलाउ करता है। ये डिपेंड करता है टर्न, एरिया और परमिएबिलिटी के ऊपर। ये डिपेंड करता है टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और इंडक्टेंस 2 पाई एफ एल। भाई ये तो चलो मैंने बताया ही, पूछा गया है आपसे एग्जाम में। कम से कम इस क्लास को 2-3 बार जरूर देखिएगा।
इस क्लास के साथ-साथ जो हमारी प्रीवियस क्लास है, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने हैं भाई, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ। और ये जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर 9, ये +1 +2 वाले प्रैक्टिस सेट हैं, तो इनको थोड़ा सीरियसली लेना और इनमें क्वेश्चन तो 30-30 है, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया और हर क्वेश्चन से 3-3, 4-4 ब्रांचेज़ निकाली हैं, मतलब 30 का आप समझ लो 60 से 70 क्वेश्चन वहाँ पर है। व्हिच एलिमेंट इज़ साइटेड एज़ द मोस्ट इलास्टिक? चलो ये तो पता ही है, रबड़, आरयू नहीं है ना, रबड़ होगा ये। रबड़ हो गया, टेल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, कॉपर हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक एलिमेंट होता है वो क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज तो मैक्सिमम मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट्स ने देखा होगा। क्वार्ट्ज तो सभी आपने वॉचेस देखी हैं भाई, उसके ऊपर क्वार्ट्ज लिखा होता है ना? पिंक से कलर का एक डायमंड की तरह ये होता है भाई क्वार्ट्ज। अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, है ना? आपके डेली लाइफ में यूज होता है, आपकी वॉचेस में, रिस्ट वॉच में जो है क्वार्ट्ज होता है। चलेंगे आगे भाई। अ कैपेसिटर परफॉर्म व्हिच एक्शन इन अ डीसी करंट? कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, डीसी विल बी द राइट आंसर। ये ब्लॉक कर देता है किसको? डीसी करंट को। कैपेसिटर इस तरीके का होता है भाई, तीन चीजें याद रखना, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ चुके, इंडक्टर पढ़ चुके, बात करूंगा कैपेसिटर की। ये है कैपेसिटर की फॉर्मेशन, ठीक है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकलता है Q ओवर V के साथ, चार्ज ओवर वोल्टेज के साथ, पता होना चाहिए। इसकी कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है, फैराड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये ब्लॉक करता है डीसी को, डायरेक्ट करंट को, और अलाउ करता है एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को, ये जाने देता है मतलब। ब्लॉक करता है डीसी को मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है इसके लिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है इसके लिए। ठीक है, याद रखना कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्या उसका फॉर्मूला है? यू हाफ सी वी स्क्वायर। ये वाले ना फॉर्मूला पूछे जाते हैं, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा द एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो सी वी का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड। इसके साथ साथ कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होता है, कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता था R1 R2 R3, कैपेसिटर उल्टा चलता है। कैपेसिटर अगर सीरीज में हो इस तरीके से ऐड होता है, 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3। और कैपेसिटर जब पैरेलल हो, अपोजिट चलता है रजिस्टर का। रजिस्टर जब पैरेलल होता था तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता था। अगर कैपेसिटर हमारा पैरेलल हो तो ये सीधा चलता है, सीपी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस so on, जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट होंगे। याद रखना, आपके टेट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं कैपेसिटर के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, तो इनका ये हर एक चीज, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कैपेसिटर के बारे में बता दूं भाई, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। कैपेसिटर ब्लॉक का डीसी करंट, कैपेसिटर एक्ट एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द डीसी करंट, कैपेसिटर होता है Q ओवर V, कैपेसिटर की यूनिट होती है हेनरी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। और कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो 1 ओवर करके ऐड होते हैं, और कैपेसिटर जब पैरेलल होते हैं तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, याद रखना। कैपेसिटर इस तरीके का दिखता है। तो आपको एग्जाम में एक मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जो आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था, पीवाईक्यू में पूछा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। सर्किट था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये कैपेसिटर दिए गए थे, मे बी इनका पूछा गया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। अगर मैं इसको बोलूँ ये 1 माइक्रोफेराड का है, ये 2 माइक्रोफेराड का, ये 1 माइक्रोफेराड का, ये 2 माइक्रोफेराड का, हमें देखने पे पता लग रहा है कि भाई ये सारे के सारे कैसे हैं, सर्किट में पैरेलल है। पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 2 3 4 5 6। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? 2 4 2 6।
6 माइक्रोफैराड जो है होगा। लेकिन अगर ये सीरीज में होते, इन केस मान लो अगर ये सीरीज में होते, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज में होते, ऐसे होते, ये सीरीज है हमारी, मान लो ये 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड। तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? 1/1। चलो इसको 2 लेते हैं ना, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग आ जाएगी, क्योंकि 1/1 तो 1 ही हो जाता है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आपका आंसर आ जाता 3/2। अगर ये ऑप्शन में मिलता, आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पीछे 1/c, इसको अपोजिट करना है अभी, सी ऐसा आएगा, तो कितना बनेगा? 2/3। नाउ दिस इज अवर एग्जैक्ट आंसर। 2/3 विल बी अवर सही जवाब, ना कि 3/2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला 1/cs करके है। जब सीरीज में है तो इसको ऊपर लेके जाओ, 2/3। वही काम है जो रजिस्टर में हमने किया है सीरीज पैरेलल में, लेकिन बस उसका उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले क्वेश्चन आता था कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं, तो आंसर करते थे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, एटसेट्रा। कुछ समय से क्वेश्चन चेंज हो रहा है भाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन सी वेव है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करती है, मतलब और बढ़ाती है। तो इंफ्रारेड वेव याद रखना, दैट इज आईआर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंफ्रारेड वेव लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। याद रखना, दिस इज अवर हुक्स लॉ। स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कई बार इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये याद रखना, मैथमेटिकल फॉर्म भी पूछी जाती है। आगे चलो, इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड कांस्टेंट वॉल्यूम v इज स्ट्रेच्ड। क्या बोला? वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ एल है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। है ऑप्शन? यस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। आगे लेकर चलूंगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी? देखो मैग्नेटिक फील्ड पूछे, मैग्नेटिक, ये बात है, इसकी यूनिट होती है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। याद रखना, एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बात आएगी सर फिर वेबर किसकी यूनिट है? यहाँ पे ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज वेबर, व्हाट इज टेस्ला। तो सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जब हो, दैट इज नोन एज टेस्ला, दैट इज नोन एज टेस्ला। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता, सुनना बड़े ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता, तो फिर आपकी यूनिट कितनी होती है? वेबर होती। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन आता है, वो कभी भी फ्लक्स की वेबर कर देते हैं, कभी टेस्ला कर देते हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नोन एज टेस्ला और गॉस। टेस्ला ऐसा ही हो गई, तो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। हेनरी, हेनरी तो आप अच्छे से जानते हैं, इंडक्टर। और फेराड, फेराड आप अच्छे से जानते हैं, कैपेसिटर। फेराड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटर। लेकिन याद रखना, फेराड इज अ वेरी 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 बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है फेराड। इसलिए हमेशा जनरली कैलकुलेशन के लिए माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, इस तरीके से जो पिको फेराड, इस तरीके से जो वैल्यू ली जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन इज नोन एज टेस्ला, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आ जाए, देन इट इज नोन एज वेबर। तब इसे वेबर से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ डिटर्मिनेंट ए प्लस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी दोनों कब बराबर होते हैं? जब एंगल दोनों के बीच का क्या हो? कॉस आता है, तो कॉस बराबर होना चाहिए, माइनस में भी प्लस में भी। यस, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही सोच रहे हैं आप, दैट इज 90 डिग्री विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एज। एंगुलर मोमेंटम याद रखना, एन एच ओवर 2 पाई विल बी अवर राइट आंसर। एन एच ओवर 2 पाई विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर है। बच्चों याद रखना, कई बार इस एन की वैल्यू गिवन होती है,
कई बार इस n की वैल्यू गिवन होती है, तब भी पूछा जाता है। n की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। जैसे मान लो 2 दे दी n की वैल्यू, अगर आपको 2 दे दिया, आपको बोला कि बोहर मॉडल में ये जो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिटल में है। n 2 दे दिया, 2 से 2 कट गया, फिर आंसर h बटे पाई होता है। फिर आंसर h बटे पाई होता है। अदरवाइज इसका जो जनरल फार्मूला है वो है NH/2 पाई। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है NH/2 पाई। इसका आपने खास ख्याल रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थोड़ी देर पहले बताया था ईटा। ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है शेप को चेंज करना भाई। रिजिडिटी, अब इतनी डीप तो मैं नहीं जाऊंगा। चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड फॉर एयर, इट इज हमेशा जीरो, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर एयर, हम इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। रिजिडिटी क्या होता है भाई? रिजिडिटी होता है कि कितना चेंज आया फोर्स लगाने पर उसकी शेप में। जैसे कोई कागज है, उसकी शेप को मैं चेंज कर सकता हूँ ना, हल्का सा धक्का देके उसके आगे कर सकता हूँ डायमेंशंस को। तो पानी और हवा को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमेशा याद रखना जीरो होता है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन आइडियल गैस, इट इज आल्सो ऑप्शन नंबर बी जीरो। ठीक है। विच कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय एच, मैंने शुरू में बोला विच कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय एच। भाई एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना होता है? -34। यूनिट इज जूल सेकेंड। याद रखना, हर चीज पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। 6.63 10 रेज टू द पावर -34। कैपिटल जी कितनी थी? कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। हर चीज पता होनी चाहिए। यही तो तीन तो कांस्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार, जिनमें इन दो की वैल्यू पूछी जाती है। तीसरा कि हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका बस नाम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है भाई कितनी होती है। 1.36 के आसपास थी इसकी वैल्यू, है ना। 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। बस ये याद रखना। ये तीन वैल्यूज हैं, ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में। इन दो की वैल्यू पूछी जाती है, इसका नाम पूछा जाता है कि के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर नाम पूछा गया तो वैल्यू भी पूछी जा सकती है, साथ साथ यूनिट्स भी पूछी जा सकती है। जूल सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था, नमक याद रखना, और जूल पर केल्विन भाई। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉर्मूला ऑफ एफ के एक्स फॉर स्प्रिंग इज, क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी। के, व्हाट डू यू मीन बाय के हियर? इट इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मत कर देना यहाँ पे। अगर सिंपल के पूछा जाए, देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास दिया गया है एफ इज इक्वल टू स्ट्रेस कॉमा स्ट्रेन का। ठीक है। तो ये कायदे से माइनस के एक्स होता है, लेकिन आपको रिलेशन पहचानना है। इन्होंने सिंगल के नहीं पूछा हमसे, सिंगल के क्या है। इफ सिंगल के पूछे देन इट इज, आप आंसर करोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। रिलेशन पढ़ो, ये रिलेशन है जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, ये वो वाला के है। तो यहाँ पे ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो आंखें मूंद कर आंसर नहीं करने हैं। अभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, के से बहुत कंफ्यूजन एग्जाम में होते हैं, क्योंकि के की बहुत सारी चीजें फिजिक्स में के होती है। अभी केल्विन के होता है। तो पहले रिलेशन भी देखो, क्वेश्चन भी देखो पूछा क्या गया है। इन्होंने बोला इन दिस फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग, स्पेसिफिक मेंशन किया गया स्प्रिंग। अगर सीधा क्वेश्चन होता है इन फिजिक्स के रिप्रेजेंट व्हाट, देन के रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऐसे के देख के हर जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस बात का खास ख्याल रखना अपन कि कहां पर कौन सी वैल्यू होगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ये तो भी सभी को पता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये जो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेज डिफरेंस इट इज पाई बटे दो, 90 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बच्चों यहां से एक बात और याद रखना, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं उस क्वेश्चन को, सुनना मेरी बात ध्यान से।
एक सेकंड, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना आपने। मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है ना, हर बार ये क्वेश्चन आता है, बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि बुक में कहीं लिखा नहीं मिलेगा। हाँ, बुक में है, लेकिन डिफरेंट ऑथर्स की बुक में है। लिखना इस फार्मूला को, डेल फाई में एक फार्मूला लिखा रहा हूं, इट इज 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल एक्स। इस फार्मूला को नोट डाउन करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलो आपके इस बार टेट एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन है। 100%। जहां पे डेल एक्स होता है पाथ डिफरेंस और डेल फाई होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको हमेशा आज तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर आया, आपको हमेशा इसकी वैल्यू गिवन होगी, फेज डिफरेंस की। नंबर वन, आपने ये फॉर्मूला याद करना है, डेल फाई 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स। आपसे हमेशा पाथ डिफरेंस पूछा जाता है। हो सकता है आपने पी वाई क्यू देखे हो, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा हो जहाँ लैम्डा/6 लैम्डा/3 कुछ ऐसे आंसर आते हैं। अगर मान लो डेल फाई फेज डिफरेंस 90 डिग्री दिया गया है, तो पाई/2 इट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, इट इज इंटू डेल एक्स। पाई से पाई गया तो कितना बना डेल एक्स, ये बना लैम्डा/2 2 4। दिस इज पाथ डिफरेंस व्हेन अवर फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। व्हेन अवर फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री, देन इट इज पाई/6 2 पाई ओवर लैम्डा एंड डेल एक्स। पाई से पाई गया तो इस केस में डेल एक्स कितना आ गया, डेल एक्स आ गया लैम्डा/12। व्हेन, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस व्हेन अवर फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री? क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों एंगल पे पूछे गए हैं, 60 पे, 90 पे और हाँ 30 पे। तो यहाँ पे बनेगा पाई/3, इट इज इक्वल टू 2 पाई है, माफी चाहूंगा, पाई/3 2 पाई/, लैम्डा इंटू डेल एक्स। और ये पाथ डिफरेंस पूछा गया, पाई से पाई गया तो डेल एक्स कितना आ गया, लैम्डा/6 आ गया। या तो क्रैम कर लो कि हमारा पाथ डिफरेंस 90 डिग्री के लिए कितना होता है, या तो इस फॉर्मूला को याद रखो, डेल फाई 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स, डेल एक्स इज अवर पाथ डिफरेंस, डेल फाई इज द फेज डिफरेंस। ये मोस्ट 99.9% केस में एग्जामिनर ने हमेशा इसकी वैल्यू दी थी, इसी को पूछा है। लेकिन अपोजिट भी हो सकता है, ये वैल्यू देके ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हमेशा पूछा यही गया है, डेल एक्स पाथ डिफरेंस ही पूछा गया। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर इज नोन एज। सीपी ओवर सीवी तो हमने पढ़ा है, पहला ही क्वेश्चन, सीपी ओवर सीवी रेस ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट। लेकिन ये सीपी माइनस सीवी क्या होता है, मेयर्स फार्मूला इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेयर्स फार्मूला। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे भाई आपके 30 एमसीक्यू। याद रखना, कहने को ये 30 एमसीक्यू थे, लेकिन मैंने 30 की जगह कम से कम इसमें 70 से 80 एमसीक्यूज आपको करवा दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट 8, प्रैक्टिस सेट 9। तो चलो, आज की सेशन में इतना ही करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कल सैटरडे है, कल आपका मॉक टेस्ट होगा, फिर मुलाकात होगी अब आपकी मंडे को भी। ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं। अभी थोड़ी और प्रैक्टिस सेट हम लगा लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आफ्टर दैट पूरे पूरे सिलेबस से फिर हम अपने प्रैक्टिस सेट को जो है लगाना शुरू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं, तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं 3 से 4 दिनों के अंदर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 21 जून, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था आपको, 21 जून को ही आपका एग्जाम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।